अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS 601 डाटा कम्युनिकेशन का फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। अच्छा, ये पार्ट 2 है आपके पास। इसमें सब्जेक्टिव पार्ट मैं आपको ज़्यादातर करवाऊँगा। हाँ, एमसीक्यूज़, लेकिन कुछ जो न्यू एमसीक्यूज़ हैं, मतलब पिछली वीडियो में नहीं हुए थे मुझसे, वो मैं इस वीडियो में साथ करवा दूँगा। बाकी जो भी इसमें एमसीक्यूज़ वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है, वो मैं अगेन यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उससे जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो आपका पेपर कैसे आ रहा है? इस वक़्त हैंडआउट से भी आपका पेपर नहीं आ रहा और ना ही किसी फ़ाइल में से आ रहा है। या तो आप लोग अगर पीपीटी स्लाइड्स कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज़ आपको जो मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन्हीं को अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक तो मैं मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपको, उसके अलावा मेरा जो आज पेपर हुआ था करंट, उस लिहाज से वो सारे मैंने जवाब वगैरह ढूँढे हैं उनके, वो मैं आपको एज़ ए शो करवाऊँगा, तो उनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, मेबी आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आ जाएँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मेन टॉपिक है हमारे पास आई फ्रेम्स, यू फ्रेम्स, एस फ्रेम्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है। स्टूडेंट को किसी के आया भी है, ये मैंने ऐसे किसी का उठाया था करंट पेपर में से। तो इसको देखते हैं हैंडआउट्स में जाके। तो ये हमारा टॉपिक ओपन हो चुका है, HDLC फ्रेम्स का। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें 10 से 12 आपको जस्ट स्टैंड्स फॉर जो एब्रीविएशन होते हैं ना, एब्रीविएशन आ रहे हैं, और वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में तकरीबन 50 प्लस एब्रीविएशन करवाए थे। तो वो वीडियो ज़रूरी लाज़मी देखिएगा, पार्ट 1 वाली। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शो हो रहा होगा आपको, तो वो वीडियो जाके लाज़मी देखिएगा। बल्कि यहाँ पे भी आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, HDLC फ्रेम्स की बात करें तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें इसकी 3 टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है आपको, जो कि आपके सामने है। HDLC डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स: इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फ्रेम्स, सुपरवाइजरी फ्रेम एंड अननंबर्ड फ्रेम्स। अच्छा, अब इसमें आई फ्रेम्स का आपको स्टैंड्स फॉर भी पूछा जा सकता है, तो एब्रीविएशन भी याद रखिएगा और उसकी टाइप्स भी याद कर लीजिए, आपको 3 नंबर का आ सकता है। उसके आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ मेरे सामने आ गया है, जिसमें उसने पूछा है कि मुझे ये आज ही एमसीक्यूज़ आया था कि फर्स्ट पे और एंड पे क्या चीज़ आती है। एमसीक्यूज़ में थे फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, एफसीएस। तो उनमें हमारे पास फ्लैग है। फ्लैग स्टार्ट पे भी आता है और एंड पे भी आता है। ये देखिए, फ्लैग इसके स्टार्ट पे भी है, एंड पे भी है। और यू फ्रेम के भी स्टार्ट पे भी और एंड पे भी फ्लैग आ रहा है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है। इसको थोड़ा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी एक्सप्लेनेशन। आपको ये क्वेश्चन अकेला आई फ्रेम के बारे में, एस फ्रेम के बारे में या यू फ्रेम के बारे में भी आ सकता है। मुझे आज शायद यू फ्रेम का आया था, तो वो पूरा 5 नंबर का होगा। तो उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उसको ज़रा देखते हैं। आपके पास ये शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, आई फ्रेम्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट यूज़र डाटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो इन तीनों को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी फील्ड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास है कंट्रोल फील्ड्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम टाइप। अब यहाँ पे भी तीनों का आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम की बात हुई है, जिसमें इफ़ द कंट्रोल फील्ड इज़ अ ज़ीरो, द फ्रेम इज़ एन आई फ्रेम। और अगर बिट इज़ 1 है एंड द सेकंड बिट इज़ 0 है, तो एस फ्रेम बनेगा। अगर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिट आर 1s हैं, तो ये यू फ्रेम बनेगा। अब अगर आपको यू फ्रेम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यू की आपने ऊपर भी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है और आगे आपने इसकी फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। अगर आई फ्रेम के बारे में पूछा जाता है या फिर आपको एमसीक्यूज़ में भी तो पूछा जा सकता है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखिएगा। HDLC के अंदर ये सारा टॉपिक आता है, तो इसलिए मैं साथ-साथ बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग बैंडविड्थ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है और माइनस लो फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फार्मूला है बैंडविड्थ मालूम करने का। इससे आपका क्वेश्चन बैंडविड्थ मालूम हो जाती है। लाइक अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं 100, 200, 300, 400, 900 तक मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी। तो 900 में से हम लोग माइनस कर देंगे 800 को, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 100। तो इसमें जवाब आएगा आपका 100, इसकी बैंडविड्थ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लोहा स्लोटेड और सोनट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू फाइबर नेम अदर डिवाइस। ये मुझे मिले ही नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको वैसे ही लीव कर दिया। अगर आपको इस तरह के टॉपिक मिलते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मेन टॉपिक इस सब्जेक्ट का बनता है डाटा लिंक लेयर। आपके जो फाइनल टर्म है डाटा लिंक लेयर, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद डिस्टेंस हैमिंग भी है, तो ये हम करते हैं अभी डाटा लिंक लेयर से। डाटा लिंक लेयर है हमारे पास। सबसे पहले तो देख लें, हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। अब ये वैसे क्वेश्चन मिड का है, आपको आ तो नहीं सकता, बाकी अगर आ जाए तो आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर में हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है।
थर्ड है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। आपको जो एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, जो मेन चीज़ है मैं वो बताता चलूँ। फिजिकल लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपर मतलब डाटा लिंक लेयर को, उसके बाद डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है सर्विस नेटवर्क लेयर को, उसके बाद नेटवर्क लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब मुझे ये वाला एमसीक्यूज आया था कि फिजिकल लेयर किसको डाटा फिजिकल नहीं डाटा लिंक लेयर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हर जो आपके पास लेयर है वो अपनी अपर लेवल को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट डाटा लिंक है हमारे पास। डाटा लिंक लेयर में अगर आप बात करें, जो इनका सेंडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो आपके पास एक है पैकेट ए, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सेंडर है, यहाँ पे ये सेंडर है और इधर आपके पास रिसीवर है। ये आपको डायग्राम है, इसमें पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये पूछी जा सकती है कि ये जब यहाँ से यहाँ तक अपना सफ़र करता है, कोई भी सफ़र होता है इसका, तो क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है। तो इसमें डिफरेंट नेटवर्क यूज़ होते हैं, लाइक उसमें लैन भी यूज़ हो जाता है, वैन भी यूज़ हो जाता है, राउटर भी यूज़ होते हैं। वो कैसे यूज़ होते हैं, वैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हमारा मैसेज पहले राउटर तक जाता है, राउटर के बाद लैन तक जाता है, यहाँ वैन 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 यहाँ पे कोई भी हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा लैन तक जा रहा है तो ये हमारी लैन है। उसके बाद नेक्स्ट हम जिसको भेज रहे हैं उसके पास भी एक राउटर है, पहले राउटर तक जाएगा, फिर राउटर से उस तक जाएगा। तो उसमें डिफरेंट नेटवर्क यूज़ होते हैं। अब अगर आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है ये, तो आप वैसे बता सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया अपने वर्ड्स में भी। अगर आपको डाटा लिंक लेयर के बारे में पूछ ले तो आप इसको डिफाइन कर सकेंगे। डाटा लिंक लेयर में नोड्स एंड लिंक्स की बात आ जाती है। तो नोड्स एंड लिंक ये भी एक टॉपिक है, स्लाइड्स में ही था, मैंने स्लाइड्स पढ़ी थी तो उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसमें भी ऐसा ही है, ये सेंडर है आपके पास, ये रिसीवर है। नोड्स एंड लिंक्स में क्या चीज़ होती है, अब जैसे मैं पीछे समझा के आया हूँ कि राउटर और लैन का इसमें यूज़ होता रहता है। तो इसको आप एक राउटर ले लें, ये देखिए अब लैन के पास जा रहा है, उसके बाद फिर राउटर, राउटर लैन, लैन फिर राउटर। तो ये जो आपके पास मैं जिसको राउटर कह रहा हूँ, इस ये नोड्स होती हैं और उसके बाद जो लिंक बनता है इन दोनों के दरमियान, इसको लिंक कहते हैं। तो लिंक और नोड्स का डिफरेंस ये है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। ये भी डाटा लिंक लेयर ही है हमारे पास कि डाटा लिंक लेयर सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर को करती है सर्विसेज प्रोवाइड और डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को करती है। तो ये आपके पास एक 3 नंबर का क्वेश्चन किसी को आया हुआ था, मैंने जो करंट पेपर अभी देखे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक के बारे में। तो वो मैंने क्वेश्चन लिया है, कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक फ्रेमिंग की करती है, उसके बाद एक फ्लो कंट्रोल है और उसके बाद एक एरर कंट्रोल है और कंगेशन कंट्रोल है। अच्छा, फोर्थ आप ना भी करें तो आपने 3 लिखनी है और 3 ये ऊपर वाली हैं। अब इनको थोड़ा-सा डिफाइन करते हैं कि फ्रेमिंग क्या होता है। फ्रेमिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेमिंग है, ये जो हम पीछे बात करते आ रहे हैं, ये एक पैकेट है और ये पैकेट यहाँ जा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा था ये एक पैकेट है और पैकेट नेक्स्ट जा रहा है आगे। इसको मैं अरेज़ कर दूँ साथ ही। अच्छा, पैकेट हमारा नेक्स्ट जा रहा है। अब अगर इसी पैकेट को मैं कहूँ कि मैंने 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो जो एक हिस्सा है इसका उसको फ्रेम कहेंगे। मतलब काफ़ी फ्रेम्स मिलके एक पैकेट बनाते हैं, तो फ्रेम ये चीज़ है। अब फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेशन और कैप्सुलेशन कैसे होती है, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ बहुत ईज़ी से। एनकैप्सुलेशन क्या होता है और डीकैप्सुलेशन क्या होता है, ये फ्रेमिंग की टाइप्स हैं आगे। अच्छा, एनकैप्सुलेशन में हमारे पास मैं जैसे ऊपर ऊपर आपको समझा के आया हूँ कि पहले ये राउटर के पास जाता है, उसके बाद लैन या वैन जो भी नेटवर्क होगा, उसके बाद फिर राउटर और उसके बाद फिर पैकेट। यही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आएगी। फ़र्ज़ कर लें कि आप मुल्तान में बैठे हैं, ये मुल्तान एरिया है आपका, आपने अपने फ्रेंड को कोई मैसेज वग़ैरह भेजना है, वो उसका एरिया है इस्लामाबाद। तो आप जब यहाँ से यहाँ यहाँ पे अभी नेटवर्क की बात नहीं करते, आपने खुद जाना है। तो आप अपने होम से जब जाएँगे तो पहले आप टैक्सी वग़ैरह करवा के, ये देखिए टैक्सी वग़ैरह करवा के पहले आप ट्रेन तक जाएँगे या बस तक जाना है आपने, ट्रेन पे जाएँगे, फिर आपको ट्रेन यहाँ से लेके जाएगी अगले स्टेशन पे जो कि इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में आप उतर के उसके बाद फिर टैक्सी करवाएँगे और अपने होम पे जाएँगे। जो मैं आपको पहले बता के आया हूँ, जिसमें मैंने बात की है राउटर की और लैन या वैन की। तो ये आपके पास राउटर है जिसको हम टैक्सी कह रहे हैं। जब आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हो तो मतलब डाटा लैन नेटवर्क या वैन नेटवर्क में से गुज़रता है और गुज़र के आगे
जाता है दोबारा राउटर पे, राउटर के बाद वो अगले बंदे तक पहुँचता है। तो जो यहाँ तक का सफ़र है, एक सिटी का सफ़र, जिसमें हम कहते हैं कि लैन, यहाँ पे लैन आया था, लैन के अंदर कनेक्टिंग हुई थी, उससे पहले को एनकैप्सुलेशन कहते हैं, और उसके बाद जो लैन से लेके राउटर और रिसीवर तक पहुँचना है उसका, उसको डीकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की सिंपल सी एग्जांपल थी आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल हमारे पास क्या है? फ्लो कंट्रोल में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक सेंडर है जो प्रोड्यूसर है, और उसके बाद एक हमारे पास रिसीवर है जिसको हम कंज्यूमर कहेंगे। यहाँ से ये फ्रेम्स आर पुश्ड, इसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि पैकेट, एक पैकेट यहाँ से इधर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो अगर पैकेट्स के टुकड़े कर लिए जाए तो वो फ्रेम्स बनता है। फ्रेम्स आर पुश्ड हो रहे हैं इधर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ हो रहा है इसको फ्लो कंट्रोल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस मैंने ऊपर जो लिखा हुआ था, मेन टॉपिक आपको बताया कि आएगा पेपर में। अच्छा, आपसे ज़रूरी नहीं है हैमिंग डिस्टेंस पूछा जाए। मुझे आज जो क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का था, उसमें उसने पूछा था मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, उसकी भी बात करेंगे यहीं पे। हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? तो हैमिंग डिस्टेंस है बिटवीन टू वर्ड्स। अगर दो वर्ड है हमारे पास एक्स और वाई, तो इसके दरमियान को हम हैमिंग डिस्टेंस कहेंगे। या डी को बयां करते हैं हम लोग डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस है, और एक्स और वाई टू वर्ड्स हैं। हाउ मेनी बिट्स आर करप्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई इज हैमिंग डिस्टेंस। एक्स और वाई के दरमियान जितनी बिट्स है ना हमारे पास, लाइक ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो जितनी बिट्स हमारे पास करप्टेड निकलेंगी, 1 2 3, वो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक्स एंड वाई इज द हैमिंग डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है, ये एक्स वाली बिट्स हैं और ये वाई। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, मतलब सेम है, तो छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे ज़ीरो है और सेकंड क्या है, 1 है, मतलब ये डिफरेंस हो गया, तो एक डिफरेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, ये ज़ीरो है और नेक्स्ट 1 है, ये भी डिफरेंट है, तो 1 और 1 2 हो गए, मतलब इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 2। हमारे पास जो फार्मूला है हैमिंग डिस्टेंस का है वो यही है कि डिफरेंस इज़ 2, सो हैमिंग डिस्टेंस इज़ 2। मतलब अगर ये 3-3 बिट है, अगर 4-4 बिट होती है उसमें जितने डिफरेंस होने थे उतना उसका हैमिंग डिस्टेंस था। तो हैमिंग डिस्टेंस आपने कैसे मालूम करना है, बल्कि नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें 5 बिट यूज़ की गई हैं, वहाँ पे आपको एक और पता चल जाएगा। अब पहला 1 है यहाँ पे और इधर भी 1 है, मतलब सेम है। नेक्स्ट 0 है और इधर 1 है, एक हो गया। उसके बाद 1 है और इधर भी 1 है, सेम है। उसके बाद 0 है और इधर 1 है, गलत हो गया। इसके बाद 1 और 0, मतलब यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो इनको जो डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, 3। डिफरेंस इज़ 3, सो हैमिंग डिस्टेंस इज़ 3। अब ये बात हो गई हमारी हैमिंग डिस्टेंस की। नेक्स्ट इसमें थोड़ा-सा एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन आया था, तो जो भी मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट में भी जो एमसीक्यूज़ टाइप आते हैं ना, तो मुझे होता है कि मैं वो भी आपको साथ ही बता दूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अब यहाँ पे अगर d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, अब 0 वो कब होगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमने ये 2 एग्जांपल किए हैं, इसकी जगह एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 1 1 1 ये हमारे पास 1 है और सेकंड भी हमारे पास 1 1 1 है। तो इसका हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस कितना आएगा, कोई भी बिट चेंज नहीं है। कंपैरिजन जब हमने किया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 है। जब हमारे पास 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, डाटा इज़ सेव ट्रू, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, कोई बिट करप्ट नहीं है इसमें। तो ज़ाहिर सी बात है 0 आ गया तो बिट कोई करप्ट नहीं होगी। तो आपको अगर एमसीक्यूज़ आए डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब है कि डाटा आपका करप्ट नहीं है। बट डाटा इज़ करप्टेड के लिए, डाटा इज़ करप्टेड या एरर के लिए क्या होना ज़रूरी है, इज़ नॉट इक्वल टू एक्स वाई, जो हैमिंग डिस्टेंस है एक्स वाई का, वो 0 के बराबर ना हो। मतलब 1 2 3 4 कुछ भी एक बिट भी करप्टेड होती है तो मतलब डाटा इज़ करप्टेड, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका डाटा इज़ करप्टेड होगा, एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मालूम करने के लिए ये भी मुझे एमसीक्यूज़ आया था, कौन सा साइन यूज़ होता है हैमिंग डिस्टेंस में, कौन सा साइन यूज़ होता है। लाइक हम यहाँ पे एक्स कोमा वाई डाल रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने कोमा यूज़ किया, लेकिन असल में यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक्सोर साइन यूज़ होता है। आपकी इस CS601 में डाटा कम्युनिकेशन में मेरे ख्याल में अगर ट्रुथ टेबल्स की बात की जाए तो ये उसी का साइन होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही साइन यूज़ हुआ है जिसको एक्सोर कहते हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, जो कि हैमिंग डिस्टेंस में यूज़ हुआ है। और एक्सोर के लिखते कैसे हैं, एक प्लस और एक दायरा, ये लिखा हुआ है।
तो एक्सोर यूज़ होता है हैमिंग डिस्टेंस मालूम करते वक़्त जब हम एक्स, वाई के दरमियान में रखते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है, याद रखिएगा। एक्सोर। नेक्स्ट है काउंट नंबर ऑफ फर्स्ट वंस हैमिंग डिस्टेंस इज़ 2। अच्छा, ये जो एक्सोर वाला है, एक्सोर वाला आपने कैसे मालूम करना है, इसको भी ज़रा गौर कर लें। यहाँ पे वही चीज़ है कि ये 0, 0 आ गया, बाकी 2 सेम नहीं है, तो फिर इसका जवाब क्या आ गया, हैमिंग डिस्टेंस 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस से ही आएगा। ऊपर से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का था वो इसमें से आया था। बाकी आपके भी लक पे डिपेंड करता है। मुझे जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने डी मीन दिया हुआ था, मतलब मिनिमम उसने दिया था 9, और उसने कहा था जी सच मिनिमम नहीं, उसने कहा था हैमिंग डिस्टेंस मालूम करना है, और उसने मुझे एस दिया हुआ था जो कि 9 था। तो मालूम कैसे करना था, एस प्लस 1 लिखना है, और वो मैं आपको आगे एक दफ़ा करके बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि एस क्या है। एस है यहाँ पे नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर। डिटेक्टेबल एरर एस को जाहिर कर रहा है, और डी मीन किसको जाहिर कर रहा है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को। अब यहाँ पे मैं आपको पहले डी मीन और एस प्लस 1 की एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे जो क्वेश्चन आया था उसमें था एच मीन इज इक्वल टू एच प्लस 1 लिखना है। एच मीन इज इक्वल टू, मेरे पास एस उन्होंने 9 दिया था तो मैंने 9 प्लस 1 कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेके चलना है, एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपका नंबर जाएगा। अब इसमें जस्ट 3 स्टेप हैं, जिसमें पहले में मैंने फार्मूला लिखा है, नेक्स्ट में मैंने 9 प्लस 1 किया, और नेक्स्ट मैंने 10 लिख दिया है। तो ये आपका सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपने मिनिमम डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, एक ये तरीका है मिनिमम डिस्टेंस मालूम करने का। दूसरा तरीका यही है, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, वो है आपका अगर आपने एस मालूम करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब मुझे तो क्वेश्चन मिनिमम डिस्टेंस का आया था तो मैंने ऐसे मालूम कर लिया। अगर आपको वो मिनिमम डिस्टेंस दे देता है और कहता है कि एस फाइंड करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एस यहाँ पे रह जाता है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, एस इज इक्वल टू डी मीन माइनस 1। एच मीन या डी मीन इसको कह सकते हैं, डी मीन आई थिंक कहते हैं, हमने यहाँ पे एच लिख दिया है, तो डी मीन माइनस 1 आ जाएगा। अब इसकी मैंने एग्जांपल आगे लिखी हुई है, ये मैंने पहले बना दिया था तो इसलिए मैंने डी मीन की एग्जांपल कर ली थी। ये मुझे पेपर में आया तो ये मैं अब लिख के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सी डी मीन इज इक्वल टू 4 है, और फाइंड एस एस मालूम करना है। यहाँ पे डी मीन हमें 4 दिया गया है, तो हमने क्या करना है, एस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और एस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी 3 स्टेप बनते हैं। एक में जहाँ पे हमने फार्मूला लिखना है, सेकंड फार्मूला मैंने लिखा ही नहीं हुआ तो, बल्कि ये ऊपर लिखा हुआ है। ये एक स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप। तीनों स्टेप करने हैं ताकि नंबर पूरे मिल सके आपको। यहाँ पे हमने डी मीन भी मालूम करना सीख लिया है और एस भी मालूम करना सीख लिया है। जस्ट एक फार्मूला जो आपने याद रखना है वो है डी मीन इज इक्वल टू एस प्लस 1, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास पैरिटी चेक कोड। पैरिटी चेक कोड में से भी आपको, अच्छा जो मैं आपको जितने भी ये करवा रहा हूँ ना, इनमें से आपको एमसीक्यूज तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। बाकी मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एंड पे मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो अल्लाह करे आपको आ जाए तो आपकी वो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोनों में से एक भी आ जाता है तो वो 5 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। बाकी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बाकी डिपेंड करता है आपके लक पे। एमसीक्यूज तो इनमें से कंफर्म बनते रहेंगे। पैरिटी चेक कोड की बात करें तो पैरिटी चेक कोड एक 5-4 का है, और एक मेरे ख्याल में 3-4-7 का है शायद। ये 5-4 का है, एक 7-4 का है। तो अभी हम 5-4 वाले की बात करते हैं जो मेन है। इसका फार्मूला क्या होता है, एन प्लस के प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे के क्या चीज़ है, के है हमारे पास डाटा वर्ड्स, और एन क्या है हमारे पास कोड वर्ड्स। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, डाटा वर्ड्स है हमारे पास के और कोड वर्ड है एन। फार्मूला याद रखिएगा, एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ इस फार्मूले को बाद में। डाटा वर्ड्स हमें दिया गया होगा, दिया गया से मुराद है हमारे पास एक डाटा होता है जो कि है 0000। इसको हम कोड वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हम एक बिट का इजाफा कर देते हैं, 5 बिट बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे 4 5 का मतलब भी यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 4 बिट थी, हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 5 बिट बन गई। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये 0000 है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 आया, तो ये किस तरह से चेंजिंग होगी। तो यहाँ पे हमने मेन चीज़ देखनी है, नंबर हमने जो 1 है, 1 की यहाँ पे कितने 1 है, 0, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है। जितने भी 1 होंगे हमने, अगर तो ओड होंगे तो उसको इवन करना है, और अगर अगर पहले इवन होंगे तो हमने इवन ही रहने देना है। अब ये 4 0 थे हमारे पास, हमने यहाँ 4 लिखे और उसके बाद हमने 0 ही लिख दिया, क्योंकि इससे इसमें 1 है ही नहीं।
अब यहाँ पे एक 1 है, तो एक 1 तो ओड होता है, तो इसको हमने इवन करने के लिए इधर ला के एक 1 और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब 1 की तादाद इवन में हो गई है। नेक्स्ट भी हमारे पास एक 1 था, तो हमने लास्ट पे एक और 1 का इजाफा कर दिया, जिससे इसकी जो 1 की तादाद थी वो इवन में आ गई। याद रखिएगा, जो आपने बिट का इजाफा करना है वो आपने एंड पे ही रखनी है, चाहे 0 जहाँ भी हो। अब यहाँ पे भी एक 1 है, तो आपने एक 1 का इजाफा किया एंड पे आके, तो इसकी भी तादाद इवन हो गई। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 और 1, 2 1 यानी कि इवन है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, इसको इवन ही रहने दिया। ये मैंने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, यहाँ पे 4-5 और आगे भी इसी तरह आता है। आपने ऐसे ही हल करना है कि अगर इवन हो तो नेक्स्ट 0 लिख देना है, अगर ओड हुआ तो उसको इवन बनाने के लिए नेक्स्ट 1 का इजाफा कर देना है। इसको आगे समझते हैं। चैरिटी हमारे पास एक डायग्राम है, उससे आपको थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोड वर्ड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डाटा वर्ड। अच्छा, कोड वर्ड ग्रेटर देन क्यों होता है डाटा वर्ड से? कोड वर्ड आपको पता है कि हम एक का इजाफा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आखिर बड़ा ही होगा ना डाटा वर्ड से। डाटा वर्ड अगर 4 है तो हम एक का इजाफा करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये ट्रू है कि कोड वर्ड हमेशा डाटा वर्ड से बड़ा होता है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है, वी हैव टू मेक इवन नंबर टू वंस। वंस को हमने इवन नंबर बनाना है इन कोड वर्ड में। अगर तो डाटा वर्ड में इवन है तो उसको वैसे ही कोड वर्ड में लिख देंगे और साथ 0 का इजाफा कर देंगे तो वो इवन ही रहेगा। अदरवाइज अगर ओड है तो उसको कोड वर्ड में ला के हमने इवन बनाना ही बनाना है। ये इसका सिंपल सा एक तरीका याद रख लें कि वी हैव टू मेक इवन नंबर टू वंस इन कोड वर्ड। इफ देयर आर इवन इन डाटा वर्ड, अगर डाटा वर्ड में ही वो इवन है, देन एड 0, ज़ीरो ऐड करें इन कोड वर्ड में, क्योंकि ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 1 पहले इवन पहले ही है, तो वो भी इवन ही रहेगा। बट इफ़ देयर आर ओड इन डाटा वर्ड, अगर डाटा वर्ड में ओड है, देन ऐड 1 इन कोड वर्ड। कोड वर्ड में 1 ऐड कर दें एंड मेक इवन नंबर टू एंड। ये अगर तो आप ये पढ़ के याद करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने आपको जिस तरह समझा दिया है कि आपने इसको इवन बनाना है यहाँ ला के, वो आपको तरीका बता दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करें। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह, या मिड टर्म की वीडियोस आपको फाइनल टर्म की, मिड टर्म की मिलती रहती हैं इस तरह की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटी चेक कोड डायग्राम की, जिसमें मैंने कहा है आपको कि आपको थोड़ा-सा और तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो बात की थी डाटा वर्ड्स की और कोड वर्ड्स की, सबसे ऊपर डाटा वर्ड है और नीचे कोड वर्ड है। और आप देखेंगे डाटा वर्ड 4 हैं, A3, A2, A1, A0, और कोड वर्ड 5 हैं, A3, A2, A1, A0 और R0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम वैसे ही 4 के 4 नीचे उतार लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर टेबल में देखा, चारों नीचे उतार के। अब नेक्स्ट जो बिट हमने ऐड करनी है वो किस तरीके से ऐड करते हैं, ये भी इधर आएगी जनरेटर में और ये भी जनरेटर में, तीनों चारों जनरेटर में आके यहाँ पे चेक होंगी कि ये ओड है या इवन है। मतलब यहाँ पे 1 की जो तादाद है वो ओड में है या इवन में। अगर तो ओड में होगी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, और अगर इवन में होगी तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा है सेंडर की तरफ से, ये सेंडर की तरफ से अमल होगा। और जब डी को इसको एनकोडर भी कहते हैं, जब डी कोडर में हम जाएंगे, डी कोडर में क्या होगा, यहाँ पे कोड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये कोड वर्ड्स ही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 5 कोड वर्ड्स हैं, मतलब 5 से हमने 4 की तरफ जाना है। ये तो हमने जैसे हमने किया है ना, कन्वर्टिंग की है डाटा वर्ड्स से कोड वर्ड्स की तरफ, तो कोड वर्ड्स से डाटा वर्ड्स की तरफ किस तरह कन्वर्टिंग होगी, तो वो हम देखते हैं। अब 5 बिट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे भी क्या करना है, 4 जो हमारे पास हैं वो तो हमने एज़ इट इज़ ऊपर को लिख देनी है, और उसके बाद 5 है, जो 5 को पहले हम लेके जाएँगे, 5 को भी और बाकी 4 को भी चेक करेंगे चेकर के अंदर रख के। चेकर के अंदर चेक करके उसके बाद S0 देखेंगे कितना है। अब S0 क्या चीज़ है? S0 है कि इसमें जो हम लोगों ने देखा है, क्या कहते हैं इसको, ओड या इवन देखा है। अगर ओड होगा, अगर तो यहाँ पे 0 आता है तो क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा डिसीजन लॉजिक और ऊपर दे देगा। और अगर यहाँ पे 1 आ गया, हमारे पास जो ओड थी वो 1 हो गई, तो ये क्या होगा, यहाँ से निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देगा। उम्मीद है कि आपको पैटी चेक कोड की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है सोनेट का, सोनेट नेटवर्क। इसको हम अगर एब्रीविएशन की बात करें तो साइक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपको 10 से 12 एमसीक्यूज जो आएंगे वो एब्रीविएशन से आएंगे। और जो मैंने लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने 50 प्लस एमसीक्यूज भी, एमसीक्यूज कह रहा हूँ, एब्रीविएशन भी करवाए थे।
ऑब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से टॉपिक्स थे वो मैंने वहाँ पे करवाए थे, उसके अलावा सब्जेक्टिव भी करवाया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी हैं, तो वो वीडियो लाज़मी देखिएगा। उस वीडियो में जो मैंने मेन चीज़ें करवाई हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह डबल हो जाता है, तो उस वीडियो को लाज़मी देख लीजिएगा। सोनल नेटवर्क को देखें अगर, तो वी कैन रफली डिवाइड सोनल नेटवर्क। सोनल नेटवर्क क्या है? साइक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ये इसकी एब्रीविएशन हो गई। नेक्स्ट दो तरह के क्वेश्चन आए थे, मैं यहाँ पे जस्ट जो करंट पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन उसी को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। वैसे भी ड्यूरेशन मेरा ख्याल है 50 या 55 मिनट की हो जाती है हर वीडियो की, हालांकि मैं जस्ट डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि वी कैन रफली डिवाइड सोनल नेटवर्क रफली, इसकी कैटेगरीज़ क्या है? तो कैटेगरीज़ में लीनियर, रिंग और मैश 3 नेटवर्क्स आते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो जाके सर्च कीजिएगा रिंग नेटवर्क, तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, मतलब इनकी सब टाइप्स वगैरह। तो वो अगर आप हैंडआउट से करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको पेपर में है तो आपने एज़ इट इज़ जस्ट ये 3 चीज़ें लिखनी है, जस्ट नाम पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है, अगर वो इसके आर्किटेक्चर पूछ लेता है तो वो सिग्नल्स है, डिवाइसेस हैं एंड कनेक्शंस है। तो ये आपने लिख देना है, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक ये है 3 नंबर का और ये एक 3 नंबर का, जो भी आपको आ जाए। नेक्स्ट एक चीज़ मेन रह गई कि सोनेट नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? तो वो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास ओएसआई मॉडल, जो कि लेयर्स और डिवाइसेस पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट ईथरनेट की बात करते हैं। ईथरनेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम कुछ चीज़ें करेंगे, सब टाइप्स वगैरह। इंटरनेट में हमारे पास सबसे पहले 802.3 चैनल है, जिसमें 2 उसके सब टाइप्स हैं। एक डिजिटल है, बेस बैंड डिजिटल है, ये आपके सामने डिजिटल लिखा आ रहा होगा, और उसके बाद एक एनालॉग है। एनालॉग में आपके पास 10 ब्रॉड 36 है, और अगर हम देखें डिजिटल में 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस टी, 10 1 बेस 5 और 100 बेस टी है। अब ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 10 बेस 5 क्या होता है, तो ये थिक नेटवर्क होता है। 10 बेस 2 क्या होता है? थिन नेटवर्क। 10 बेस टी है, वो शायद कॉक्सल, अब याद नहीं है मुझे क्या था। नेक्स्ट है 10 बेस एक एफ पी है, फाइबर। तो ये एमसीयूज में आ सकता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किए हुए थे। अब यहाँ पे जो चीज़ हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो हम जस्ट 10 बेस 5 और 2 को करेंगे। 10 बेस 5 है थिन इंटरनेट हमारे पास। थिन, अब इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 2 है, तो 2 का मतलब थिन है, अगर 5 होगा तो वो थिक ईथरनेट होगा। अब थिन की बात करें तो द सेकंड ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड बाय आईईई 802 सीरीज़। ये सीरीज़ याद रखिएगा, आईईई 802 सीरीज़ की जो सेकंड ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशन थी वो थी 10 बेस 2 की, जिसको थिन ईथरनेट कहा गया। पहली कौन सी थी? पहली थी थिक ईथरनेट वाली, जो कि 10 बेस 5 थी। 10 बेस 5 थी। नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड, अच्छा इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये चीप है, मतलब जो 10 बेस 5 की कॉस्ट आती थी उससे बहुत ही सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, इनएक्सपेंसिव है 10 बेस 5 की बनिस्बत। नेक्स्ट है जैसे 10 बेस 5 या 10 बेस 2, ये दोनों ही बस टोपोलॉजी लैन रखते हैं। अगर आपके पास थिक आता है तो थिक में भी, थिन आता है तो थिन में भी, इनकी जो टोपोलॉजी है वो बस यूज़ होती है और लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 बेस 2 को कहते क्या है? थिन इथरनेट। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज तो वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि रिड्यूस्ड कॉस्ट जो इसकी खर्चा आता है हमारे पास वो कम होता है, और ईज़ी टू इंस्टॉलेशन, मतलब इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईज़ी होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास कि शॉर्ट रेंज होती है, मतलब इस ये जस्ट 185 मीटर इसकी रेंज है, जबकि जो हमारे पास थिक इंटरनेट मतलब 10 बेस 5 वाला इंटरनेट है उसकी 500 मीटर होती है, उसकी 500 मीटर होती है, इसकी 185 है, तो ये डिसएडवांटेज है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है स्मॉलर कैपेसिटी। कैपेसिटी जिस तरह इसका नाम थिनर केबल है तो उस लिहाज से इसकी कैपेसिटी भी थिन होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम थिक की बात करते हैं। थिक इंटरनेट में क्या है? द फर्स्ट ऑफ द, जो हमने थिन पढ़ा है उसमें लिखा था IEEE 803 सीरीज़ कि जो थिक है वो सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जो थिक इथरनेट है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गई, थिन सेकंड है। फर्स्ट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड डिफाइंड इन IEEE 802 मॉडल इज कॉल्ड 10 बेस 5, जिसको थिक इथरनेट कहते हैं या फिर थिक नेट भी कहते हैं। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द साइज, इसका जो नेम है वो इसके साइज से ही ड्राइव किया गया है, जैसे थिक साइड है तो इससे हम लोग इसको थिक इथरनेट या थिक नेट कहते हैं, विच इज रफली द साइज ऑफ अ गार्डन hose and cannot be bent with hands। नेक्स्ट है 10 बेस 5 इज अ बस टोपोलॉजी। हमने 10 बेस 2 पढ़ा, वो भी बस टोपोलॉजी थी, उसमें भी लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज होता है। दैट यूजेस बेस बैंड सिग्नलिंग
एंड इसकी लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 500 मीटर है, और जो हमने पढ़ी थी इसकी 10^2 की, उसकी 185 थी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स की आती है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जैसा कि हमने थिक बेस 5 थिक होता है, बेस 2 थिन होता है, 500 मीटर्स थिक की है, थिन की है 185। इसके अलावा इनमें यूज़ क्या होता है, वो दोनों में बस टोपोलॉजी लैन यूज़ होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कौन सा मॉडल है, IEE 802 मॉडल है। इसके अलावा फर्स्ट कौन सा है, थिक है, सेकंड कौन सी है, थिन है। तो काफ़ी इसमें से एमसीक्यूज बन जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात है जिसमें हम देखेंगे आरजी रेटिंग अडेप्टेड। अब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर स्टूडेंट को इस तरह का आ रहा है, जिसमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 5 थिंग्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दी गई होगी, दूसरी दी गई होगी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, पाँचों चीज़ें दी गई होंगी, और उनकी कुछ ना कुछ ख़ुसूसियत, सब टाइप या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ पूछा गया होगा जो आपने लिखनी होगी, और 5 नंबर आपको मिलने हैं जो 2-2 लफ्ज़ की हैं, एक-एक लफ्ज़ का जवाब बनेगा। अब मे बी आपको इसका भी पूछ लिया जाए, तो ये मेरे सामने है तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फ़र्ज़ करें यहाँ पे आरजी 8 लिख देता है, आरजी 9 लिख देता है, यहाँ आरजी 11, आरजी 58, आरजी 59, और आपसे पूछ ले कि इनमें कौन से नेट यूज़ हुए हैं, कौन सी रेटिंग यूज़ हुई है, तो आपने जस्ट जवाब क्या लिखना है कि आरजी 8 में थिक कितना नेट यूज़ हुआ है, 9 में भी थिक, 11 में भी थिक, 58 में थिन यूज़ हुआ है, और 59 में टीवी यूज़ हुआ है। जस्ट ये आपके 2-2 लफ्ज़ के आंसर होंगे जो आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं। इसके अलावा भी इसी तरह बॉक्स वाले 2 क्वेश्चन हमारे आगे भी आएँगे, नेक्स्ट हम कर रहे हैं उसमें आगे भी आएँगे, तो वो दोनों भी आपने कर लेने हैं। इन तीनों में से अगर तो आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेट। स्टैंडर्ड, बल्कि इसको सर्च ही करता हूँ, वहाँ पे और भी हमें डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक है हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेट और एक है फास्ट इथरनेट। स्टैंडर्ड इथरनेट में क्या होता है, उसमें स्पीड होती है 10 MB पर सेकंड, और फास्ट में कितनी होती है, फास्ट में होती है 100 MB पर सेकंड। ये 2 चीज़ें थी, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक होता है गीगा बिट इथरनेट, उसकी 1 जीबी होती है, और एक होता है 10 गीगा बिट इथरनेट, उसकी 10 जीबी होती है। तो ये एक एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड की कितनी होती है, इज़ इक्वल टू 10 MB होती है। नेक्स्ट आपके पास है फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट की कितनी होती है, उसकी 100 MB होती है। उसके बाद गीगाबिट की होती है आई थिंक 1 जीबी, एंड 10 गीगाबिट की ज़ाहिर सी बात है 10 गीगाबिट है तो फिर 10 जीबी आ जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी एमसीक्यूज़ जो इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में करवा रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेंगी, तो उसको भी लाज़मी एक दफ़ा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर टू द कर्व के बारे में, फाइबर FTTC। अब इसमें 4 किस्म के नेटवर्क्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, FTTC, FTTB, FTTN, FTTH। पहला है फाइबर टू द कर्व, फाइबर टू द बिल्डिंग, फाइबर टू द नोड, फाइबर टू द होम। इसको हम करेंगे भी तरतीब के साथ, और आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फाइबर टू द कर्व में क्या होता है, कर्व नहीं, सबसे पहले नोड आता है। फाइबर टू द नोड आता है, ये होता है स्लो नेटवर्क, स्लो, और उसके बाद जो हम करते जाएंगे वो ऐसा ऐसा तेज़ नेटवर्क होता जाएगा। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि ये तेज़ क्यों हो रहा है। अगर हम देखें तो हमें हर नेटवर्क में जो इंटरनेट मिल रहा है वो इधर से मिल रहा है, और यहाँ से मैं इरेज़र यूज़ कर लूँ, यहाँ पे शायद पहले भी निशान लगाए हैं जिसकी वजह से आप लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने जो रेड रखा हुआ है, रेड का मतलब है कि यहाँ तक इसके पास जो आई है वो फाइबर की केबल आई है। फाइबर टू द नोड है ना, तो फाइबर की केबल हमारी यहाँ तक आई है। उसके आगे जो यूज़ हुई है केबल, वो है हमारे पास कॉपर केबल। कॉपर केबल कैसे यूज़ हुई है, कॉपर केबल इधर गई है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो अपार्टमेंट तक हमारे पास जो कॉपर केबल यूज़ हुई है, तो ये आता है फाइबर टू द नोड। अब जो फाइबर टू द कर्व है वो तेज़ क्यों है, वो इसलिए तेज़ है कि जो इसमें कोएक्सियल केबल है वो हमें यहाँ तक मिल रही है। जो फाइबर केबल है वो यहाँ तक मिल रही है, उसके आगे हमारे पास फिर वही कॉपर केबल यूज़ हो रही है। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, वो है फाइबर टू द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से आपको लग रहा होगा कि जो हमारे पास फाइबर केबल है वो बिल्डिंग तक जाएगी, तो ये बिल्डिंग तक जाएगी फाइबर केबल, उसके आगे जो अपार्टमेंट्स में हमें फिर वही मिलेगी जो कि कॉपर केबल है।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर टू द होम FTTH। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें अपार्टमेंट्स तक दी जाती है, मतलब अपने होम तक फाइबर केबल दी जाती है जो कि सबसे तेज़ नेट बन जाता है। यहाँ तक हमारे पास आ रही है फाइबर केबल, उसके आगे हमारे अपार्टमेंट्स के अंदर कॉपर केबल यूज़ होती है। तो ये 4 थी, ये आपको एब्रिविएशंस के तौर पे भी पूछी जा सकती है, FFT, FTTC, FTTB, FTTN, FTTH। तो ये भी ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये मैंने कोई 4-5 लिए थे एब्रिविएशंस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने 50 प्लस एब्रिविएशन दिए हैं, उनमें भी ये मिल जाएँगे। लेकिन वो है कि पूरी बुक्स में से मैंने दिए थे और इकट्ठे दिए थे, उनमें से कोई भी आपको आ सकता है। लेकिन ये मेरे आज के पेपर में आए थे, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिए हैं कि जो आज के हैं, मतलब ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सो इनमें से आपको 2-3 आ सकते हैं, तो इसलिए वो मैंने यहीं पे लिख दिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉप की। पीओपी वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ पॉइंट, लेकिन जब वो पूछ लेता है इन टेलीफोन नेटवर्क, तो इन टेलीफोन नेटवर्क पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं पीओपी को। तो याद रखिएगा, पीओपी स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। एडीएसएल की बात करें तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एआरपी की बात करें तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और बीएसएस की बात करें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैक एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब यहाँ पे एक हम एआरपी को थोड़ा डिफाइन करने चाहते हैं। एआरपी है क्या चीज़? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मे बी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। ईजी सा है, अगर आप थोड़ा सा देख लें, ज़ाहिर सी बात है, आप पेपर देना है तो उनमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है यहाँ पे, हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके आगे 2 सब टाइप्स बनती हैं। कौन-कौन सी? एक नेटवर्क लेयर बनती है, 2 लेयर्स बनती हैं और एक ट्रांसपोर्ट लेयर बनती है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी है? आईपी, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी। और ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी है? टीसीपी, यूडीपी। अब एक तो आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेटवर्क लेयर लिखें या ट्रांसपोर्ट लेयर लिखें, या फिर जैसे कि मैंने आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन बना के दिया था, तो मुझे तो अब CS 101 में यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो बॉक्स की शक्ल में ही पूछा जाएगा। अगर आपको लिख के दे दिया जाए आईपी, एआरपी, ये 3 लिख के दे दिए जाए या पाँचों, और बता पूछा जाए कि ये नेटवर्क लेयर है या ट्रांसपोर्ट लेयर है, इनके आईटी प्रोटोकॉल्स फाइंड करें कौन से हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने आईपी प्रोटोकॉल्स की 2 सब टाइप्स हैं, जो कि एक नेटवर्क लेयर है, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर कौन-कौन सी है? टीसीपी, यूडीपी। और नेटवर्क लेयर कौन सी है? ये पाँचों छहों, इनको याद कर लेना है। और उसके बाद अगर एब्रिविएशंस की बात करें तो आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। एआरपी है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आरएआरपी है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईसीएमपी है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईजीएमपी है इंटरनेट ग्रुप मैसेज कंट्रोल मैसेज और ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। टीसीपी की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये आपको स्टैंडर्ड्स में भी, एब्रिविएशंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल का, ये हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बॉक्स के अंदर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें ये 5 दी गई थी वैल्यूज़ और आगे पूछा गया था कि इनकी सब टाइप्स लिखें। सब टाइप्स क्या थी? ये भी उन्होंने खुद ही बताया था कि रैंडम है या कंट्रोल्ड है। आपने बस ये बताना है कि इनमें से रैंडम कौन सी है और कंट्रोल क्या कौन सी है। तो अलोहा, पोलिंग दोनों रैंडम थी और बाकी जो 3 है ये तीनों कंट्रोल थी। ये मैंने जवाब लिख दिया है, एज़ इट इज़ इसको याद कर लें। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, सब टाइप्स पूछी गई हों इन प्रोटोकॉल्स की, ये ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अलोहा रैंडम है, पोलिंग भी रैंडम है, टोकन सीएसएमए या सीएसएमए डीए ये कंट्रोल्ड एक्सेस है। तो आपने इसी तरह इसको लिखाना है। नेक्स्ट है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बने ना बने, एमसीक्यू ज़रूर बन जाएगा। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स पूछे जाएँगे, तो ये कितने होते हैं? ये 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? 3 होते हैं हमारे पास। और कौन-कौन से होते हैं? एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए। और इनकी साथ जो हमें 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आया, तो हमें इनकी एब्रिविएशंस भी साथ ही लिखनी होगी। एफडीएमए कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और टीडीएमए कौन सा है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और सीडीएमए कौन सा है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसको भी एज़ इट इज़ याद कर लें। ये आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बाकी एब्रिविएशंस तो बन ही गया है। अब एब्रिविएशन भी आपको वैसे याद हो जाएगा, तो अगर एमसीक्यूज़ में आता है, तो वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 वाला, जो मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे पेपर में क्या चीज़ आई थी। पेपर में ये 5 चीज़ें आई थी और पूछा गया था कि ये किस चीज़ की सब टाइप्स हैं।
अब मतलब सब टाइप ये खुद सब टाइप नहीं है, ये किसी चीज़ की सब टाइप्स हैं, तो किन की है। नेक्स्ट मैंने 6 खुद से ऐड कर ली क्योंकि मैंने जब आपके हैंडआउट से ढूँढा है, तो वहाँ पे ये भी एक थी, तो मैंने कहा ये भी साथ लिख दूँ, मे बी आपको इनमें से किसी के रिवर्स में रेडियो वेव दे दी जाए। तो ये जो बेसिक टॉपिक है इसका ट्रांसमिशन डाटा मीडियम ट्रांसमिशन मीडिया का टॉपिक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया। इसकी दो सब टाइप्स हैं, एक गाइडेड मीडिया है और एक नॉन गाइडेड मीडिया है। उसके बाद गाइडेड मीडिया में कुछ चीज़ें आ जाती हैं और कुछ नॉन गाइडेड में आ जाती हैं। गाइडेड में कौन सी आती हैं, जो कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है, तो आपको भी पता है कि ये केबल्स में आती हैं तीनों चीज़ें, तो ये है हमारे पास गाइडेड मीडिया। उसके बाद जो नॉन गाइडेड है वो माइक्रोवेव है, यूज़ होने वाली है, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, ये थोड़ी पुरानी कह लें या यूज़ होने वाली है, तो ये नॉन गाइडेड में आ जाती है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन उन्होंने किया कि हमने 5-6 चीज़ें दे दी हैं, ये किन चीज़ों की सब टाइप्स हैं? तो हम देख के आ रहे हैं कि कुछ गाइडेड की हैं और कुछ नॉन नॉन गाइडेड नहीं, यहाँ पे अनगाइडेड आएगा, कुछ अनगाइडेड की हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने आगे गाइडेड या अनगाइडेड लिखना था, इसके हमें 5 मार्क्स मिलने थे। तो मैंने अब लिख दिया है कोएक्सियल गाइडेड है, माइक्रोवेव अनगाइडेड है, ये भी अनगाइडेड है, और ट्विस्टर पेयर गाइडेड है, ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड है और रेडियो वेव अनगाइडेड है। ये मैंने आपको एज़ इट इज़ क्वेश्चन भी समझा दिया और इसके बेसिक कांसेप्ट क्या था, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है वो भी समझा दिया है। ये ट्रांसमिशन मीडिया लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको सब टाइप्स पूछी जाएँ तो ये 2 सब टाइप्स हैं, इसका मुकम्मल आपका मैंने डिटेल बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास टी लाइन्स और ई लाइन्स, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मुझे इसमें से एमसीक्यू दरअसल आया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। टी लाइन से स्टार्ट करते हैं। दोनों तकरीबन सेम है, अगर आप एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, बस इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। लाइक अगर टी लाइन्स की बात करें तो DS0 DS1 आर द नेम्स ऑफ सर्वर्स, इस सर्विस का नाम है DS1 और 0। टू इम्प्लीमेंट दो सर्विस टेलीफोन कंपनीज आर यूज टी लाइन्स, टेलीफोन कंपनीज इन सर्वर्स को यूज़ करने के लिए इसको टी लाइन्स को यूज़ करती हैं। अब टी लाइन्स हैज़ क्या हैं, क्या दीज आर द लाइन्स विद कैपेसिटी मैच टू द डाटा रेस। जो टी लाइन्स है वो टेलीफ़ोन कंपनीज़ के यूज़ में है, और अगर ई-लाइन्स की बात करें तो वो यूरोपियन लोग जो यूज़ करते हैं उसको ई-लाइन्स कहा जाता है। वो हम ई-लाइन्स में पढ़ेंगे। टी-लाइन्स में आपने याद क्या रखना है कि इसकी जो सर्विसेज़ लाइन है वो T1 है, T2 है, T3 है, T4। अब हर लाइन में क्या एमबी पर सेकंड रेट है और वॉइस चैनल का नाम क्या है, ये 2 चीज़ें मेन आपकी याद रखने वाली हैं कि रेट क्या है इसका एमबी पर सेकंड में और वॉइस चैनल का नाम क्या है। तो जो T1 है वो 1.544 है, जो T2 है वो 6.312 है, जो T3 है 44 है, जो T4 है वो 274 है। अब मैं साथ से आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मुझे जो ये क्वेश्चन आया था वो था एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में पूछा गया था कि 44.736 कौन सी सर्विस लाइन में बनता है, T1, T2, T3, T4, ये चारों इसके एमसीक्यूज़ थे। तो आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, मैंने अपना एमसीक्यूज़ बता दिया कि मुझे इस तरीके से आया था। नेक्स्ट है हमारे पास ई लाइन। ई लाइन को देखते हैं। ये देखें हमारे पास ई लाइन है, ई लाइन में भी ऐसा ही है। यूरोपियन यूज़ अ वर्जन, यूरोपियन लोग यूज़ करते हैं वर्जन, इस वर्जन को टी लाइन्स कॉल्ड, उसको ई लाइन्स कहते हैं। जो अच्छा यूरोपियन यूज़ वर्जन टी लाइन, वही जो हम पीछे पढ़ के हैं उसी वर्जन को जब यूरोपियन यूज़ करते हैं तो उसको ई लाइन्स कहा जाता है। दीज आर कंसेप्चुअली आइडेंटिफाई बट कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। अच्छा, अगर इसमें बात करें E1, E2, E3, 4, तो इसमें जो रेट है एमबी पर सेकंड में वो सबके सेपरेट हैं, तो इसके भी आपने इसी तरह रेट्स याद कर लेने हैं और वॉइस चैनल्स देख लेने हैं। मे बी आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। मुझे तो ई-लाइन्स में से नहीं आया, लेकिन आपको अगर आ जाए तो मे बी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। अब आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए बेस्ट फाइनल टर्म की और मिड टर्म की मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको फ़ायदा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए। और प्रीवियस वीडियो की बात करें तो आपके फाइनल टर्म के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें बहुत डाटा ऐसा है जो मैंने मिस किया है, क्योंकि वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था, तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका कुछ मिस होता है तो फिर ये आप कहेंगे कि इस वीडियो में से वो चीज़ नहीं आई, तो वो प्रीवियस वीडियोज़ के लिए लाज़मी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इससे अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।